नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। फाजिल्का में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने आपको बता दें कि खोजबीन के दौरान तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को उजागर किया और इस दौरान हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया गया है। पाकिस्तान से लगी सीमा पर हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं एक अगर कहा जाए तो ये अलार्म है, एक खतरे की घंटी भी है कि इस स्थिति को समझा जाए और इस पर मुस्तैदी बरता जाए। आपको बता दें कि 3 AK-47, 16 राइफल और 2 पिस्तल जो है वो बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि फाजिल्का में ये जो हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है वो आपको बता दें कि सीमा पर बरामद हुआ है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा है, वहाँ से बरामद किया गया है। बीएसएफ की टीम ने इसे बरामद किया है और आपको बता दें कि इसको लेकर के छानबीन भी अब जारी है। तो हम जो आपको खबर बता रहे हैं, देख सकते हैं हथियारों का ज़ख़ीरा फाजिल्का में सीमा से बरामद किया गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फाजिल्का से। रंजीत, ये जो अभी बीएसएफ ने जो ये कार्रवाई की है, उनके हाथ जो है इतने बड़े हथियारों का ज़ख़ीरा लगा है, क्या कुछ और अपडेट है इस मामले में आपके पास? जी सर, जो बीएसएफ की 124 बटालियन है उन्होंने ये सर्च ऑपरेशन चला रखा है और बॉर्डर की चौकी गजनीवाला में ये जो पूरा जो जखीरा है ये बरामद हुआ है। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ओर से जो ये हथियार पाए गए हैं और इसमें 2 राइफलें हैं, 2 पिस्टल हैं, 3 AK-47 हैं और ये जो AK-47 है वो पूरी मैगजीन भरी हुई मिली हैं। और इस पर अभी बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि इस पर अभी सर्च अभियान और चल रहा है कि कहीं कोई हेरोइन वगैरह ना दबाई पड़ी हो, कहीं और हथियार ना हो, या आसपास ये कौन लोग यहाँ पे छोड़ के गए हैं, ये सारा वो अभी वहाँ पे जांच कर रहे हैं। जी, इससे पहले बीएसएफ की टीम ने ही बॉर्डर के इलाकों से अलग अलग जगहों से हेरोइन और नशे के दूसरी खेप भी बरामद की थी, लेकिन ये हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है। किस तरह से देखा जाए, कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? जी हाँ, 2 दिन पहले ही यहाँ से 6 पैकेट हेरोइन के भी पकड़े गए हैं और इसी एरिया से ही पकड़े गए हैं। इसी बटालियन ने जो हेरोइन के जो 6 पैकेट हैं ये वहाँ से पकड़े हैं। और जो देखा जाए तो ये कोई बड़ा तस्कर है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की और जो कोई बड़ी साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नशा भी भेजा जा रहा है, इससे साबित हो रहा है। और जैसे ये हथियारों की खेप भेजी गई है, कोई इन लोगों का कोई बड़ा हमला करने की जो लग रही है कि ये कोई बड़ा हमले की तैयारी में थे, जो इतने बड़े हथियार हैं, जो विदेशी हथियार हैं वो इधर भेजे जा रहे हैं। और इस पर अभी जो पूरी इंटेलिजेंस है, जो बीएसएफ है, वो पूरे सर्च ऑपरेशन पे लगी हुई है और उनका कहना है कि जल्द ही इस बारे में खुलासा किया जाएगा कि ये कहाँ से आए हथियार और किन लोगों ने इधर भेजे थे। जी रंजीत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब तक जो है तस्करों के बहुत सारी चीज़ें उनकी बरामद हुई थी और अब हथियारों का ज़ख़ीरा जो है बरामद हुआ है। क्या औपचारिक रूप से कोई टेरर लिंक होने की बात इससे कही गई है जब ये हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है? जी हाँ, ये बीएसएफ के जो डीआईजी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बोला है कि ये हथियार अभी बरामद हुए हैं, लेकिन उनकी टीमें अभी जो वहाँ पे डटी हुई हैं, बॉर्डर के ऊपर है और वो उनकी तरफ से ये तलाशी अभियान चलाया हुआ है और जल्दी वो ऑफिशियली भी इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी चौकी से ये हथियार आए थे और कहाँ कहाँ से ये पकड़े गए हैं। ये सारी जानकारी वो करीब शाम के करीब देंगे। जी रणजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि फाजिल्का में बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ के सर्च अभियान के दौरान हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद किया गया है। दरअसल ये बहुत ही चिंता वाली बात है। इससे पहले हालांकि दूसरे जो नशे के पदार्थ हैं वो बरामद किए गए थे, लेकिन अब ये हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये अलर्ट रहने वाली स्थिति भी है, क्योंकि हथियारों के ज़ख़ीरे बरामद होने के बाद अगर इसका देखा जाए तो कई मरतबा पंजाब के ही इस तरह से जो चीज़ें बरामद हुई हैं और उसमें टेरर लिंक निकल करके सामने भी आया है। तो हालांकि अभी इस पूरे मामले पे बीएसएफ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी है। उसी में औपचारिक रूप से हो सकता है जानकारी दी जाए कि हथियारों के ज़ख़ीरे को लेकर के, चूँकि बीएसएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है, अभी भी चल रही है, तो आखिर क्या जानकारी है वो सामने आ पाएगी।
और चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। कंगना रनौत इन दिनों सुर्खियों में है और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बीजेपी के नेतृत्व के संपर्क में है कंगना रनौत और 14 सितंबर को दिल्ली में मुलाकात कर सकती हैं। आपको बता दें कि चूंकि कंगना रनौत के जो परिवार है उनका भी जो है सियासत से ताल्लुक रहा है। उनके परदादा सरकाघाट से विधायक रह चुके हैं। जी हां, उनके परदादा कंगना रनौत के सरकाघाट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि इनका परिवार पहले कांग्रेस के करीब था, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से शिवसेना के साथ जो स्टैंड ऑफ चला, जो टसल बना और इसी दौरान जो है जो दोनों तरफ से बयानों के तीर चले, इसमें देखा गया कि जो कंगना रनौत के जो बयान थे, जो ट्वीट थे, काफ़ी टैक्टिकल थे और उनके परिवार के लोगों ने भी जब बयान दिए तो जैसे उनको वायु सेना की सुरक्षा मिली, सीधे उन्होंने तुरंत गृह मंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही साथ जब इस पूरे मसले पे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी खुल करके सामने आई और उनके कार्यकर्ता महिला विंग सामने आए, उसके बाद से उनकी माताजी कंगना रनौत की माताजी ने भी इस सामने आकर के बीजेपी का बतौर पार्टी, यहाँ तक कि सरकार के अलावा उन्होंने बीजेपी को बतौर पार्टी धन्यवाद दिया कि उनकी बेटी के लिए पार्टी जो है आगे आई है। अब ये खबर हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है कि लगातार जो कंगना रनौत है वो बीजेपी के संपर्क में है और उनके नेतृत्व के संपर्क में है। और इस पे ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शिमला से उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरह से कंगना रनौत के हालांकि ट्वीट भी आ रहे थे, उसी को लेकर के भी ये कयास लगने लगे थे कि कहीं ना कहीं कंगना जो है वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। उनकी माताजी ने भी जब बयान दिया तो ये भी स्पष्ट होने लगा कि शायद ये परिवार पूरी तरह से जो पहले अब कांग्रेस के साथ था, अब ये बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो जो बीजेपी की लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप उनके संपर्क में है। क्या कुछ इससे रिलेटेड जानकारी है आपके पास? बदले हैं में जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद देश मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े होने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल की बेटी के साथ भी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, सरकार खड़ी है। उसी के रही थी, सोशल मीडिया पे भी चर्चा का विषय रहा। लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल को जो खबर मिली है कि वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप के संपर्क में है और इस दौरान आपको बता दें कि कंगना रनौत बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जी हाँ, 14 सितंबर को दिल्ली में मुलाकात कर सकती हैं। जो खबरें सामने आ रही है, 14 सितंबर को कंगना रनौत दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं से मिल सकती हैं और इस दौरान जो है वो बीजेपी में शामिल भी होने की जो है उनकी जो है कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का दामन थाम सकती हैं कंगना रनौत और ये सूत्रों के हवाले से हम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 14 सितंबर को दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं कंगना रनौत। जैसे दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से लगातार शिवसेना के साथ और ख़ासतौर पर उद्धव ठाकरे के साथ और संजय राउत के साथ कंगना रनौत की जो है जो डायलॉग एक्सचेंज हुए, जिस तरह से तलखी देखी गई और जिस तरह से ट्वीट एक्सचेंज हुए, वार पलटवार चला ट्विटर पे, उसे अगर देखा जाए तो मद्देनज़र अब कंगना रनौत ने एक सियासत की तरफ जाने का रुख बना लिया है और इस संदर्भ में जो है जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो बीजेपी की तरफ से अब सियासी बैटिंग जो है शुरू करेंगी। अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास है सूत्रों के हवाले से, 14 सितंबर को कंगना रनौत दिल्ली आ सकती हैं और बड़े नेताओं से बीजेपी की मुलाकात कर सकती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण के दौरान ये हिंट ज़रूर दिया था कंगना रनौत को लेकर के, कंगना रनौत वो बीजेपी के साथ जुड़ सकती हैं, बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि जब उनकी माताजी का जब बयान आया और बीजेपी को उन्होंने विशेष तौर पर धन्यवाद दिया, तब ये बात कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठने लगी थी कि क्या कंगना रनौत बीजेपी का रुख कर सकती हैं। हालांकि अब स्पष्ट है कि
लोहा अब लोहे को काटेगा, यानी कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी तक शिवसेना के ऊपर जो बतौर कंगना एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एक सेलिब्रिटी के तहत हमले बोल रही थी, लेकिन अब खबर है कि वो राजनीति का दामन थाम सकती हैं और पार्टी होगी बीजेपी। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। उमेश, जो आपसे मैं सवाल पूछ रहा था जब टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ गया था, कि कंगना रनौत की जिस तरह से पिछले जो ट्वीट रहे हैं काफ़ी टैक्टिकल रहे हैं, और अब जो खबर आ रही है सूत्रों से कि वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं, इस मामले में और क्या ताज़ा और अपडेट जानकारी है आपके पास? हमने देखिए संकेतों की भाषा में अगर पूरे घटनाक्रम को पिछले एक हफ्ते जो अनफोल्ड हो रहा है अगर उसको पढ़े उसको समझे तो ये साफ देखा समझा जाता है कि कंगना का झुकाव बिल्कुल भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो जिस तरह से कंगना के समर्थन में कंगना के लिए भाजपा का समर्थन खुले तौर पर मिला है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, इन्होंने खुलकर कंगना का समर्थन किया। और महाराष्ट्र सरकार और खासकर शिवसेना जो कभी भाजपा की बिल्कुल सहयोगी होती थी, उनके खिलाफ बिल्कुल मुखर होकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बोला। और भाजपा जो कि केंद्रीय नेता है वो भी बिल्कुल इस लड़ाई में सबसे फ्रंट पे खड़े कंगना के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये संकेत की भाषा में कहें, हालांकि अभी ये कयास है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक बात करें सरकाघाट की, जिस गृह क्षेत्र से कंगना बिलोंग करती है, उनका भी ये कहना है कि कंगना अगर राजनीति में आती है तो उनका खुले मन से स्वागत किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जानकारी ये भी है कि जो कंगना के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। और इस बात का संकेत कंगना की माता ने भी अपने कई टीवी इंटरव्यूज में दिया है कि वो पहले कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ उनका संबंध था, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी को हाशिए पर धकेला गया, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी की है, उनका दफ्तर तोड़ा गया और उनके पीछे इस तरह की जो गतिविधियां संचालित की गई है कोविड के दौरान, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद उनकी माता ने खुद कहा था कि अब हम भाजपा को शामिल करना चाहते हैं, भाजपा को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस बात से साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये झुकाव अब जो अभिनेत्री है उसको राजनीति की तरफ ले जाने के लिए पूरा ये एक ताना बाना बुना जा रहा है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देर सवेर कंगना भाजपा का दामन थाम सकती है। इस तरह के संकेत हिमाचल से भी मिल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह से बड़े नेता कंगना के समर्थन में आगे आए हैं वो जरूर इस बात का संकेत करते हैं। हालांकि इस बात को अभी पूरी साफ गोई से नहीं बताया जाता है क्योंकि सूत्रों के हवाले से और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज कंगना की भी है और जिस तरह से संकेत की भाषा में संकेत मिल रहे हैं उससे जरूर ये माना जा सकता है कि देर से देर ये जो कयास लग रहे हैं वो हकीकत में बदल। बिल्कुल उमेश, आप सही फरमा रहे हैं कि जिस तरह से संकेत की जो बात कर रहे हैं और जिस तरह से इंक्लिनेशन जो है कंगना रनौत के ट्वीट्स का है, और जो उन्होंने जिस तरह से न सिर्फ उद्धव ठाकरे को जो है घेरा बल्कि किसी एकदम परिपक्व राजनेता की तरह, राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने जो ट्वीट किया और सोनिया गांधी को भी घेरे में लिया बतौर महिला होने का हवाला देते हुए, ये तमाम चीज़ें दर्शा रही हैं कि कंगना रनौत का झुकाव जो है वो राजनीति की तरफ है और वैचारिक रूप से वो बिल्कुल ही बीजेपी की तरफ जो है वो दिखाई भी दे रही हैं उनके ट्वीट्स में। और अब उनकी माता जी का भी आपने जो जिक्र कर रहे थे कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं चूंकि पहले कांग्रेस में थे। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान के चलिए, ये हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कंगना रनौत बीजेपी में आती हैं, बेचैनी किसको होगी? कांग्रेस को होगी या हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेताओं को होगी? देखिए ये बिल्कुल जायज सवाल है कि कंगना अगर राजनीति में आती हैं तो क्या प्रदेश की राजनीति में उनका दखल होगा या राष्ट्रीय स्तर पर कंगना राजनीति में आती हैं। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से हमने पहले कहा कि हाइपोथेसिस है, आपने भी कहा कि बिल्कुल अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसके बारे में कहना। लेकिन जरूर ये है कि कंगना जैसा बड़ा चेहरा जो पिछले एक हफ्ते से देश की राजनीतिक और खासकर मुंबई की राजनीति की सुर्खियां बने हुए हैं, तो उससे जरूर है कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे नेता होंगे जिनके लिए जरूर ये एक चिंता का विषय क्यों बनेगा, क्योंकि कंगना जिस तरह से कंगना को टीआरपी मिलती दिखाई दे रही है वो राजनीति में जो फिलहाल
किसी बड़े नेता उमेश को उमेश आपसे जानना दिखाई चाहूंगा कि शिमला के राजनीतिक गलियारों में क्या इसकी चर्चा है, चूंकि बिहार चुनाव आने वाला है और इसकी चर्चा राष्ट्रीय फलक पे ये है कि कंगना रनौत राजपूत समुदाय से आती हैं और बिहार में राजपूत वोटर काफी संख्या में है, लिहाजा उनके जो वार है एक तरह से देखा जाए वो एक अलाइड की तरह है और इसका फायदा बिहार चुनाव में मिल सकता है। क्या इसकी चर्चा हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में है क्या? हमने देखिए, अब जिस तरह से बिल्कुल पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ कंगना के बयान आ रहे, वो चाहे ट्वीट हो या सोशल प्लेटफॉर्म हो या उनके ऑडियो वीडियो जो अब वो खुद रिकॉर्ड करके भेजती हैं, वो जरूर ये संकेत बताते हैं कि वो पॉलिटिकल अपने आप को पॉलिटिकली कैरी ऑन करना चाहती हैं, पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करना चाहती है, गंभीर दिखाना चाहती हैं। और उनके बयानों में ये दिखता है कि वो एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक सदे हुए राजनेता के तौर पर वार करती रही हैं। पहले उद्धव ठाकरे को बिल्कुल हेड ऑन लिया, उसके बाद पॉलिटिकली जो एक बड़ी एक चोट है, उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल पूछ के एक और अपनी राजनीतिक दृढ़ता और प्रतिबद्धता की तरफ इशारा किया है कि जो ये जरूर दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं जो पूरी जो रणनीति है, जो ये ताना बाना बुना जा रहा है, वो कंगना को एक मजबूत नेता और मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित करने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। और कयास हिमाचल प्रदेश में भी लोग लगा रहे हैं कि क्या ये सब चीजें जो हो रही हैं इसके आधार से क्या उमेश, थोड़ी वक्त की कमी है आपसे उमेश, एक आखिर में जानना चाहूंगा कि बिल्कुल संक्षेप में जिस तरह से कंगना रनौत का जिस तरह से प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं राजनीति में बड़े बड़े फलक पे है, राष्ट्रीय फलक पे है, और हिमाचल प्रदेश से कई ऐसे नेता हैं बीजेपी से जो राष्ट्रीय फलक पर उनकी जो है काफ़ी एक्सेप्टेंस है और काफ़ी लोग उसको फॉलो भी करते हैं। मसलन अगर देखेंगे पहले शांता कुमार रहे, अभी जेपी नड्डा साहब हैं, दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर हैं, इस बीच में कंगना रनौत जो है अब हिमाचल प्रदेश से अगर देखा जाए तो एक बड़े फलक पे आती है, अगर राजनीति में आती हैं तो उसी एक देखा जाए तो एक बड़ी कैलिबर के साथ आती दिखाई दे रही है, एक्सेप्टेंस के साथ आती दिखाई दे रही है। क्या इस मामले को लेकर के अनुराग ठाकुर की तरफ से कोई उनके समर्थन में बात कही गई है? देखिए सवाल आपने बिल्कुल सही सवाल कहा। बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हो और खुद शांता कुमार जिसकी आपने बात करी है, लगातार शांता कुमार उनके समर्थन में ट्वीट करते रहे। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। तो तमाम बातें हैं जो बड़े नेता उसके समर्थन में जरूर करते दिखाई दे रहे, लेकिन फिलहाल अनुराग ठाकुर की तरफ से उनके समर्थन में ना कोई बात की गई है, ना कोई बयान सामने आया। आने वाले वक्त में हो सकता है इस बारे में कोई अनुराग की तरफ से भी कोई टिप्पणी हो, लेकिन फिलहाल अनुराग ठाकुर की तरफ से इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं की गई है, कोई ट्वीट नहीं किया गया, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। जी उमेश, इस बातचीत के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी की नज़रें न सिर्फ कंगना रनौत बल्कि हिमाचल के एक एक जो राजनीति का पैरामीटर है उस पर भी टिकी हुई है, पूरे राष्ट्र की निगाह भी टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि कंगना रनौत की चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और इसको लेकर के 14 सितंबर को दिल्ली में बड़े नेताओं से, जो आला नेता हैं पार्टी के, उनसे मुलाकात भी कर सकती हैं। चलिए इस खबर के बाद रुख करते हैं पंजाब की खबरों की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना को लॉन्च किया। इस योजना को जिले और ब्लॉक स्तर पर लागू किया जाएगा। इस दौरान कैप्टन सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बठिंडा में कार्यक्रम में मौजूद रहे और योजना के तहत पंजाब में करीब 35 लाख स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और इससे करीब प्रदेश के 1 करोड़ 41 लाख लोगों को लाभ होगा। आपको बता दें कि इस योजना का नाम पहले आटा दाल योजना था, जो अब स्मार्ट राशन कार्ड योजना में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण काल में पंजाब सरकार की ये पहल लोगों के लिए कारगर साबित भी हो सकती है। दरअसल जिस तरह से इसका आवरण तैयार किया गया है, पहले दरअसल अकालियों की सरकार थी, शिरोमणि अकाली दल की सरकार में आटा दाल योजना शुरू की गई थी, लेकिन और नीले कार्ड का प्रावधान था, लेकिन अब नीले कार्ड को बदल करके कैप्टन सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुकी है और इससे जो है आपको बता दें कि जो कोरोना का संक्रमण काल है, चाहे और भी जो योजनाएं हैं, अब तमाम योजनाओं को इसी से जोड़ा जाएगा। आधार कार्ड से इस स्मार्ट कार्ड को जोड़ा जा रहा है और इससे माना जा रहा है कि जो करप्शन का रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। 1 करोड़ 48 लाख लोगों के कार्ड मिल रहे हैं। ये जो कार्ड में एक स्पेशल कार्ड, पहला था
छोटे होने से राशन बंटन वाले कोई नसी कोई चलेगा नसी कोई कुछ कर सकता सी उत्थे इलाके की बड़ी होती सी जुगराज जी ने दसिया तो लेकिन हुण इस कार्ड नाल तुसीं कितों भी लै सकदे अपने पिंड के राशन डेपो तो नाल के पिंड के राशन डेपो तो किसी होर शहर किसी होर जिले तुसीं जाके अपने एक कार्ड को बन सकते हो सिर्फ थोड़े वास्ते होएगा और कुछ भी लै सकते तो एक बड़ी मैं समझ रहा ये एक ऐसी चीज है जिन्हें करप्शन या जिन्हें खेला फेरी होती सी बिल्कुल खत्म हो गई वो तलवार पंजाब के सिर ते लमक रही है और सेंटर ने जी जीएसटी की कॉम्पनसेशन का तरीकेकार है सेंटर उस गल तो भी मुनकर है सो ये सारिया जो खतरे अज पंजाब के सामने है इनू इस किश्ती नू किनारा देने वास्ते कोई बहुत मैच्योर बहुत जिम्मेवार बहुत तजर्बेकार मला जिहड़ा है ये पंजाब की किश्ती नू किनारे ला सकता है और साडी एक खुशकिस्मती है रब का एक खास करम है कि सानू कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की योग क्यादत जी है वो मिली हुई है मैं अज दे इस मुबारक मौके ते डिपो होल्डर की शिकायत मिलती है तो पंजाब में अब स्मार्ट राशन कार्ड का प्रचलन शुरू होने जा रहा है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ इसके साथ दूसरी भी योजनाएं जो हैं उनको भी जोड़ी जाएगी, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर 17 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों की तरफ से प्रदर्शन करते हुए मिट्टी की मटकियां तोड़ी गईं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर आशा वर्कर यूनियन पंजाब के अध्यक्ष किरणदीप पंजोला ने कहा कि हमारी संस्था वर्कर 17 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी है, पर उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। सरकार को नींद से जगाने के लिए ही घड़ा फोड़ा गया और आशा वर्करों ने कहा कि बाकी विभागों के कर्मचारियों की तरह आशा वर्करों ने भी कोविड-19 के दौरान बिना किसी भय के आगे होकर अपनी सेवाएं निभाई हैं, इसलिए उन्हें भी कोविड-19 का भत्ता जारी रखा जाए। इसके लिए अलावा हरियाणा की तर्ज पर आशा वर्करों को गुजारा भत्ता देते हुए सैलरी फिक्स की जाए। अगर इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मानती है तो वे संघर्ष को और ज़्यादा तेज करेंगी। लगातार 17 अगस्त तो लगातार ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ बीपी डाउन होया ते उन्हां नूं जिहड़े चक्कर आके अज जिहड़ी इत्थे। वहीं बरनाला के सरकारी अस्पताल में भी पिछले 17 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी आशा वर्कर ने पंजाब सरकार के खिलाफ मटका तोड़ प्रदर्शन किया और आशा वर्कर का आरोप इनका है कि पिछले 2 दिनों में पूरे पंजाब में जहां 12 आशा वर्कर्स कोरोना से पीड़ित हो चुकी हैं और एक आशा वर्कर की कोरोना के कारण मौत भी हो चुकी है, लेकिन किसी भी कोरोना पीड़ित आशा वर्कर को पंजाब सरकार से सहायता नहीं मिल पाई है। आशा वर्कर्स का आरोप है कि वे कोरोना महामारी के कारण फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं, लेकिन जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उन्हें बाकी कर्मियों की तरह 50 लाख रुपए का बीमा नहीं दिया जा रहा है। चेतावनी देते हुए इनका कहना है कि आगामी 29 सितंबर को पूरे पंजाब की आशा वर्कर्स मोती महल यानी कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।